नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करेंगे हमारे जो डायमेंशन यूजेस के थर्ड पार्ट को। जो हमारा तीसरा पार्ट था वो था विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। कि कोई भी बहुत सारी राशियां हैं जिनको आपस में एक दूसरे से रिलेट करने के बाद कुछ नया रिलेशन वहां से फाइंड आउट करते हैं। कहने का मतलब कुछ नए संबंध स्थापित करते हैं। तो विमा की हेल्प से किस तरीके से हम उन संबंध को स्थापित करेंगे वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी विमा पता होनी चाहिए। अगर आपको विमा पता है तो डेफिनेटली आप उनके मध्य जो संबंध है उसको भी स्थापित कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। विदाउट एग्जाम्पल कोई चीज आपको समझ आने वाली भी नहीं है। और वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सीधा किसका आएगा, एग्जाम्पल का आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि T प्रोपोर्शनल L और G है। यहाँ पर मैंने आपसे कह दिया T क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है मोस्टली। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब कोई समय। ठीक है, समय आवर्तकाल बोल सकते हो आप इसको, समय आवर्तकाल या टाइम पीरियड का आवर्तकाल बोल सकते हो, आवर्तकाल। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे L की बात करें तो कोई है लेंथ ऑफ वायर। कोई भी वायर है उसकी लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से तार की लंबाई, अगर हिंदी में बात करें तो तार की लंबाई। ठीक है, अभी हमने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर L क्या है, G क्या है, T क्या है। तो हम G की बात करें तो ये है ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं आज। सबसे पहले टाइम पीरियड के लिए हम बात करें तो इसकी जो विमा होती है वो होती है m0 L0 T1। ठीक है भाई, क्या होती है m0 L0 और T1। दूसरी जो हमारी लेंथ है इसके अगर हम विमा की पता करें तो क्या हो जाएगा m0 L1 T0। विमा क्लियर हो गई इसकी भी। और हम तीसरे ऑब्जेक्ट जो हमारा ग्रेविटी है इसकी बताएं, ग्रेविटी का याद होनी चाहिए आपको, L1T-2 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बिहाफ पे हम इस तरीके से इनकी जो विमा है वो निकाल सकते हैं। ये मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि विमा किस तरीके से निकाली जाती है। अगर आज भी किसी को लगता है कि सर हमें विमा निकालने में परेशानी है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो भी आपके पास भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला यानी सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो उन्हीं सूत्र को जो भी हमारे प्रदर्शित करने के जो कंटेंट होते हैं या प्रदर्शित करने के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम उनको सीख सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो फिर पहले दूसरे तीसरे जो लेक्चर है उनको वापस देखना, आप डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो हमारे जो इंस्टाग्राम है वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आप कमेंट बॉक्स करोगे तो वहां पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाके आप एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उस ग्रुप के अंदर अपनी अगर आप समस्या रखते हो तो कोई ना कोई आपको सॉल्व करके जरूर दे देगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे आज हमारे टाइम पीरियड की बीमा, L की बीमा, G की बीमा जो आपकी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो हमें सबसे पहले जो भी पावर है उसको A और B से रिप्रेजेंट कर देना है, यानी L टू द पावर A, G टू द पावर B, ये हमें अपनी तरफ से लगाना है। यहाँ पर कुछ नहीं रखना है। आप दोनों की बीमा पुट करनी है। कैसे करेंगे, देखो T की बीमा पुट करो m0 L0 T1 और बीमा पुट करने के बाद प्रोपोर्शनल लगा के छोड़ दोगे। L की पुट करो m0 L1 T0 और पावर A। सिमिलरली G करो m0 L1 T-2 और पावर B। अगर कोई तीसरी क्वांटिटी हो तो A B C, फोर्थ हो तो D। वैसे फोर्थ से ज्यादा नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को V में विधि से हम हल कर सकें। ऐसे अपने प्रश्न भी है, ध्यान रखना। अगर 2 या 3 विमा है तो ही कर सकते हैं हम। अगर चौथी पे जाते हैं तो चौथी कर सकते हैं, 5वीं 6वीं फिर नहीं कर पाएंगे।
ये चीज विशेष कर आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम किस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं देखना। हमने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा के वैसा ही उसको रखा यहाँ पर, और प्रोपोर्शनल को हटा के मैंने यहाँ पर के रख दिया क्योंकि कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई, रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं भी हटाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर के नहीं रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे इसमें क्या रखना है, m नॉट a से मल्टीप्लाई करो तो a से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 का करोगे तो la आ गया, ठीक है। t को 0 को ऐसे करोगे तो 0 ही आएगा। ये मैंने सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब घात का गुणा किया है, समझ आ गया, घात का गुणा करना आपको आता है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, m 0 को b से करोगे तो 0 आएगा, l को b से करोगे तो b आएगा, t को करोगे तो -2b आएगा। कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अब और सॉल्व हो जाएगी जब हम दूसरे एग्जांपल से यहाँ से देखेंगे, ठीक है भाई। हम आगे बात करते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, जैसा है वैसा के वैसा ही रखो, इसके साथ छेड़खानी हम नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो m नॉट 0 0 प्लस 0 0 होता है, l प्लस देखो l का हो जाएगा a प्लस b। कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो 0 -2b कर लिया ना, दोनों को सॉल्व, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। जब भी कोई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर आपस में जुड़ जाती है, ध्यान रखना। जब भी कोई दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो घात होती है, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, वो जुड़ जाती है, यानी ऐड हो जाती है। विशेष का ध्यान रख सकते हो, बस आप कुछ नहीं करना है, आपको कंपैरिजन करना है, दोनों साइड क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब समझते हो आप, कंपेयर बोथ साइड, यानी तुलना करो, बोथ साइड। तो दोनों क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तुलना करते हैं, और घात की जो घात होती है उसको हम आपस में तुलना कर सकते हैं, ये हमारा मैथमेटिक्स का संविधान कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 0 तो कोई मतलब नहीं, यहाँ देखो a प्लस b किसके इक्वल हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब a प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो -2b 1 के इक्वल हो गया, दूसरा हमारा इक्वेशन एक तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन आ गई -2b इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से अगर मैं b निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस, यानी b की वैल्यू तो -2 आ गई, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अगर इक्वेशन नंबर 2 आ गई, अब इक्वेशन 2 और फर्स्ट समीकरण 1 में 2 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो यहाँ पे क्या जाना है, a रखो और -1/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +1/2, यानी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। ये आपका फॉर्मूला है, इसमें सीधा रख सकते हो। अब इसको ऐसा करना है, इसको 2 दे देना, इसको 3 दे देना, इसको समीकरण 1 दे देना, ठीक है। तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इंग्लिश में बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, t प्रोपोर्शनल l की पावर बोलो, a है ना, और a की वैल्यू क्या आई है 1/2, और b की वैल्यू क्या आई है, g की वैल्यू आई है भाई -1/2। इट मींस अपन इसको ये बोल सकते हैं क्या, t प्रोपोर्शनल l 1/2 अपॉन g 1/2। अब कह रहे हो सर ये कैसे चला गया, ये ध्यान रखना, ये क्वेरी भी आई थी आपकी कि सर कोई पावर माइनस में कैसे आ जाती है, जब हम उसको अंश से हर, इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर पढ़ते हैं ना, डिनोमिनेटर, तो उस तरीके से अंश से हर या हर से अंश में लाने पर जो पावर होती है उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो जो डिनोमिनेटर कुछ ऐसा करके वर्ड होते हैं, अंश हर बोलते हैं जिसको न्यूमरेटर है ना, तो वो आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर वो दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं तो वहां पर पावर मतलब पावर का जो साइन है वो बदल जाता है। ऊपर -1/2 तो नीचे ले गया तो +1/2 हो गया। अब इसको प्रोपोर्शनल का हमने हटाया तो क्या आया था, यहाँ पर लिखा हुआ था k हमने, और यहाँ से 1/2 को हम बोल सकते हैं √L/G। ये क्या आ गया, इसमें रिलेशन आ गया, इसको बोलते हैं, हमने पढ़ा हुआ तो कभी कोई सरल लोलक, इंग्लिश में बात करें तो सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन यही होती है, उसका फॉर्मूला यही होता है। हमने सिंपल इसकी हेल्प से इसको समझ लिया है। ठीक है, अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इजी सा लेंगे, बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से हम उस चीज को स्टडी करेंगे। अगर ये इसमें किसी को कोई दिक्कत आई होगी तो वहां से वो दूर हो जाएगी। ठीक है, जितने मैंने पहले भी कह चुका हूं आपसे कि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा यहाँ पर आपको मजा आने वाला है। मैं एक दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरे को डाउट पूछे गए थे आप लोगों से कि सर, एक डाउट तो ये था कि सर यहाँ पर अपन जैसे 1/e करते हैं तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ 1 2 3 इसको अपन लिख सकते हैं 1/10⁻³ ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात। और अपन इसको ये भी लिख सकते
हैं भाई 10⁻⁻3। मतलब कि अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। एक डाउट तो मुझसे ये पूछा गया था कि सर वो -3 कैसे कर दिया आपने, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 होगा तो -2 हो जाएगा और 10 है तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम किसी क्वांटिटी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चे ने ये पूछा था कि सर क्वांटिटी थ्योरम को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। भाई कर तो सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है आपने तो सीधा कर सकते हो। बाकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। एक क्वेश्चन ये भी था कि सर 1⁻⁻2 है तो इसका आंसर 1 ही होगा। जबकि सर ये कैसे होगा? अब भाई इसको देखो मैं प्रूव करता हूँ। 1⁻⁻2 पावर माइनस में तो नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और 1⁻2 1 को चाहे कितने से मल्टीप्लाई करो 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा और 2 कभी नहीं होगा। इसको फिर सॉल्व करें तो 1/1 और इसको 1/1 का सॉल्व करें तो 1। इसका मतलब इसका हमेशा मान। अब एक कोई मान लीजिए मैंने आपसे -4 बोल दिया, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही होगा भाई और इसका सोल्व यही होगा, इसका आंसर क्या होगा। कहने का मतलब है 1 की चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो हमेशा आंसर 1 ही आएगा। एक डाउट ये भी था भाई कि सर जैसे मान लीजिए 1 की पावर 0 तो 1 होगा, 2 की पावर 0 तो भी 1 होगा, 10 की पावर 0 तो भी 1 होगा। इसका मतलब अगर किसी क्वांटिटी की पावर 0 आ जाती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैथमेटिक्स का संविधान यही कहता है। समझ आ गया? उसने जो आपके रूल रेगुलेशन बनाए वो यही थे। ये आपके डाउट्स थे जो मुझे कमेंट बॉक्स में या किसी सोशल मीडिया पे आपके थ्रू मिले, मैंने सॉल्व किया सिमिलरली। अगर और भी आपको इस तरीके से डाउट आते हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। हो सकता है कि किसी को डाउट नहीं हो लेकिन ये चीज उसने अवॉइड की हो, तो यहाँ से आपका डाउट आया, पता नहीं कितने लोगों का डाउट यहाँ से क्लियर हुआ है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, आप उससे पूछो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो भी मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि सर ये हमें पूछना था। किसी बच्चे ने सरफेस टेंशन को लेकर पूछा था कि सर उसकी और उसकी डायमेंशन एक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई। आप मेरी बात बताओ, फॉर्मूले जब बनते हैं तो वो किसी को रिलेट क्यों नहीं करते? वो तो जो फॉर्मूला रखा होता है उसकी यूनिट पुट करो, उसका डायमेंशन निकालो, तो ऐसी दूसरी डायमेंशन भी हो सकती है किसी फॉर्मूले की। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। 2 डायमेंशन एक हो सकती हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और ये होता है mv। अब हमें नहीं पता कि ये, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ v² होता है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हम इसको वीमीय विधि से प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी mv² होता है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे m a कर देंगे, यहाँ पर b कर देंगे। m क्या है? यहाँ पर हमें पता है मास है। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जो v1 होती है वो m1 L0 T1 होती है। v1 निकालना सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है भाई। दूसरी यहाँ पर v होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंग्लिश में हिंदी में बात करें तो वेग बोलते हैं। आप समझ जाओ, हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी में कोशिश किया करो समझने की, है ना। वेलोसिटी को वेग कहते हैं और इसका जो डायमेंशन होती है m0 L1 T-1 होती है। क्या होती है? m1 L1 T-1 होती है। गलती हो जाए तो माफ कर देना, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं हो। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये वर्क के इक्वल होता है और वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L2 T-2। कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर दूर हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो फटाफट। m1 L2 T-2 रख दी भाई, यूनिट प्रोपोर्शनल मत हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 L0 T0 पावर a और v की रख दो m1 L2, नहीं भाई ये गलत हो गया, ऐसी गलती होती है। m0 L1 T-1 की पावर b, ये जो हमारा मटेरियल है उधर वाला, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो सॉल्व कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आगे बढ़ो, रखो सेम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं किया चेंज, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो भाई ma L0 और T0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर m0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 को b से किया तो 1 हो गया और t को b से किया तो 1 को तो -b हो गया। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है पावर को पावर से, घात को घात से यहाँ पर गुणा किया है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं की है, सिंपल सी चीजें हैं। अब यहाँ पर आगे हम सॉल्व करते हैं m1 L2 T-2, उसको भी इस फॉर्म में बदल लो। m देखो a है और नॉट है, इसका मतलब m a आ गया, l देखो भाई l b आ गया और t देखो भाई t -b आ गया। कहने का मतलब
दो ही चीजें हमारे पास ए बी। अब दोनों को कंपेरिजन क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर बोथ साइड पावर। क्लियर? किसको कंपेयर कर रहे हैं, घात को कंपेयर कर रहे हैं। तो घात को कंपेयर करें तो देखो आंसर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और t इक्वल्स टू, अगर देखें यहाँ पर तो -2 इक्वल्स टू -b। इसका मतलब माइनस माइनस तो b इक्वल्स टू 2 और ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ गई 2। रख दो वैल्यू, इसको समीकरण 1 दे देना, लिख देना नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो तो भाई क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल m1 और v स्क्वायर, तो यही तो होता है mv स्क्वायर। अब इसको जब हटाते हैं हम प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पे आता है हाफ mv स्क्वायर। प्रोपोर्शनल नहीं हटाना है कोई बात नहीं, अपने को तो सिर्फ ये निकालना था जो निकाल दिया, होता है ना mv स्क्वायर, हाफ प्रोपोर्शनल हटाने पर आता है mv स्क्वायर। इस तरीके से हम बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उनको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा होता है। दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। अपन ने बहुत इसी का लेकिन पढ़ा है mgh, करो खुद करोगे आप। मैंने बोल दिया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, करो भाई। तीन फिजिकल क्वांटिटी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फटाफट यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आएगी तो फिर आप बैठे ना मुझे सॉल्व करने के लिए, तो आप करो फटाफट सॉल्व करो अपनी कॉपी के अंदर, और जिसका हो जाए बोल देना कि सर मैंने कर लिया है और मेरा सही आंसर आया है। मतलब a की वैल्यू क्या आई है और b की वैल्यू क्या आई है और c की, यहाँ पर तीन है। तो पहले वाले a रख देंगे, b रख देंगे, c। तो a b c की वैल्यू बतानी है मुझे, बताओ फटाफट। मैं तब तक ये लिख रहा हूँ, g क्या होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है m0 l1 t -2, और h क्या होता है, हाइट होती है। क्या होती है, हाइट होती है। हाइट का यूनिट क्या होती है, m0 l1 t0, ठीक है भाई। और पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, और वर्क की जो यूनिट है वो अपने लास्ट में पढ़ी है m1 l2 t -2, ये वर्क की यूनिट होती है, ठीक है भाई। करो आंसर चाहिए मेरे को फटाफट, सॉल्व करके जितनी जल्दी बता दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इजी है, सब कुछ जानते हो आप, बहुत सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। और अगर इस तरीके से आप यहाँ से आंसर देते हो तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमारी जो बात को माना है और उसको समझा है। तो देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं, जल्दी से सॉल्व करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, कोशिश फास्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब मैं भी करता हूँ साथ के साथ, आप अपना करते रहो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, m1 l2 t -2 इक्वल्स टू mgh, m की वैल्यू रख दो भाई m1 l0 t0, पावर यहाँ पर आ गया a, g की वैल्यू रख दो भाई m0 l1 t -2, पावर b रख दो भाई, और h की वैल्यू रख दो m0 l1 t0 और पावर c, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ो, m1 l2 t -2, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। ma l0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे देखो mb पे कोई नॉट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, lb और t -2b। यहाँ देखो c पर, तो m0 lc और t0, ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी पे समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर चल करें तो m1 l2 t -2, इधर देखो m के साथ में a + 0 + 0, l देख लो 0 + b + c, और t देख लो -2t + 0, ये है ना। सॉल्व कर लो, m1 l2 t -2 हो गया। यहाँ देखो ma, l का देखो b + c और t का देखो -2b। अब कंपेयर करो, क्या करना है, कंपेयर, कंपेयर बोथ साइड पावर, बोथ साइड पावर। तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग देखा तो a = 1, b + c = 2। देखो भाई ये जो a है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, l का l से कर दो तो b +
प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और माइनस 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब -2b इक्वल्स टू -2। तो माइनस माइनस प्लस, तो b इक्वल्स टू आ गया 2/2 इक्वल्स टू 1। तो b की 1, a की 1, c की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो c क्या आ जाएगा, b की वैल्यू रख दो 1 प्लस c इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर c इक्वल्स हो जाएगा 2 - 1 इक्वल्स टू 1, यानी a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m1g1h1, और यही होते हैं ना भाई, हो गया ना क्लियर। तो इस तरीके से हम जो विमीय सूत्र होते हैं, जो विमा होती है, जो डायमेंशन होती है, उसकी हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर जो सूत्र है उसको प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपकी बुक में कोई एग्जाम्पल मिलता है तो मैं वो भी सॉल्व करूँगा। ठीक है, वहाँ से आपका जो भी है वो क्लियर हो जाएगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, कोई और फॉर्मूला बताओ आप जो आपको याद आ रहा हो, जहाँ से आप उसको पता करना चाहोगे ये सब सही है या गलत है। ये तो एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। और बताओ कोई भी वेलोसिटी का देखना है आपको, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, देखो अपन एक सिंपल सा पढ़ते हैं। वेलोसिटी v प्रोपोर्शनल x और t होता है ना, इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब आपने को बताया कि x/t होता है, v इक्वल्स टू x/t होता है। तो अब यहाँ से v में सूत्र से निकालेंगे इसका। x v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, बहुत इजी है। देखो m0 L1 t - 1, उसके बाद x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में निकालो क्या हो जाएगा, m0 L1 t0, और t क्या है भाई यहाँ पर, टाइम, और टाइम क्या होता है m0 L0 t1। ठीक है, टाइम भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से वैल्यू सुन लो फटाफट, कुछ नहीं करना अपने को। m0 L1 t - 1 प्रोपोर्शनल x की वैल्यू रखो m0 L1 t0 और t की वैल्यू रखो m0 L0 t1। ठीक है, पावर a और इसका हो गया b। अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, t - 1 प्रोपोर्शनल, इसमें देख लो m0 LA t0। ठीक है, इसका देख लो m0 L0 tb। अब सिंपल सॉल्व कर लो, m0 L1 t - 1 एक साइड तो ये आ गया, यहाँ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ देख लो m0 में कुछ है नहीं, L पे भी a आ गया और d पे क्या आ गया, b आ गया। ठीक है, वही कंपेयर लिख देना सर लाइन। अब यहाँ पे देखो m से तो कुछ है नहीं, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और b इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो यहाँ पे वैल्यू रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या दे दो, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो भाई, v प्रोपोर्शनल x1 और t - 1, और इसको अपन इसी को अपन कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल x और t, और ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। प्रोपोर्शनल होगा तो v इक्वल्स टू कोई भी प्रोपोर्शन आएगा जो 1 के इक्वल होगा x/t। हो गया ना सूत्र। तो आंसर तो आपका v इक्वल t है। तो इस तरीके से हम अगर कोई क्वांटिटी हमें पता है कि ये एक दूसरे से रिलेट कर रही है और हमें अचानक से कहा जाए कि सर इसका डायमेंशन पता करो, सर इसको डायमेंशन की हेल्प से इसका रिलेशन एक्चुअल क्या है वो पता करो, तो हम डायमेंशन की हेल्प से इसका रिलेशन भी निकाल सकते हैं। यही हमारा क्या था, थर्ड यूजेस था किसका, डायमेंशन का। हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जो है सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत मजेदार है और बहुत मजा भी आने वाला है आप लोगों को अगर उस तरीके से उस चीज को आप पढ़ते हो। तो मैं ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा इसमें, और आपका जो बेसिक है वो बहुत शानदार क्लियर हो जाएगा। जब भी कभी आप इसकी स्टडी करोगे तो आप वहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर भाई, सिग्निफिकेंट फिगर को बोलते हैं सार्थक अंक, सार्थक अंक। ठीक है भाई, सार्थक अंक पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ब्रैकेट में s.f भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। बहुत ध्यान से समझना। इसके हम 5 रूल पढ़ेंगे यहाँ पर। रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड, रूल 4 और रूल 5।
ये तो आपको मैं उसमें जो भी आपकी मतलब डायग्राम होगा ना वो दिख जाएगा आपको वहां पर, पहले रूल में आपको दिखता होगा, ठीक है। लैंग्वेज वहां लिखी हुई मिल जाएगी, मैं डायरेक्ट एग्जांपल बता रहा हूं। जो आपका पहला रूल है उसके लिए हम बात करें तो उसके लिए हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो भी कोई डिजिट है, अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, कि जो मतलब कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, जो भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4, कोई जीरो है क्या? नहीं है, ये सारी की सारी क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। और एग्जांपल देखो 9 8 7 5 2 5, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो हो गया पहला रूल। कहने का मतलब ऑल नॉन जीरो यानी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, मतलब सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। हिंदी में ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। लिखने की मैं आपको कोई इमेज नहीं दिखाऊंगा, आप लिख लोगे, पहला रूल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? मैंने हिंदी में लिखवा दिया है, इंग्लिश में लिखवा दिया है, ये कि यही लाइन आपको छापनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की, जो है ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, कि जो अशून्य अंकों के बीच में, अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आता है तो उसको भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। कैसे? एग्जांपल देखो, अशून्य अंक है, इनके बीच में शून्य अंक आ गए तो इसको किसको बोलेंगे? 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इंग्लिश में बात करें, नॉन जीरो ऑल zeros coming between non-zero digit, coming between non-zero digit, then it is called significant figure. अगर मैं प्रॉपर लैंग्वेज में कहूँ तो all zeros occurring between non-zero digits are also significant figure. हिंदी में बात करें, सभी शून्य जो अशून्य अंकों के मध्य हैं सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, क्लियर। और एग्जांपल देख लो, 5 0 0 7, कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और देख लो 9 0 8 8 0 0 0 5, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। पहला रूल क्लियर, दूसरा रूल क्लियर। अब तीसरा रूल, जो तीसरा रूल है वो ये है, all zeros to the right of the last non zero digit also are significant. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी लैंग्वेज सुन के लिख लेना। all zeros to the right of the last non zero digit, all zeros to the right of the last non zero digits are the significant figure. कहने का मतलब मेरा कि जो भी शून्य अंक किसी अशून्य अंक के बाद आता है उसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। कैसे? जैसे 5 0 0 0 0 0, अब इसमें अशून्य अंक 5 है, उसके बाद सारे शून्य हैं, और इसके राइट वाले ना, राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, तो ये सारे सार्थक अंक नहीं होंगे, इसमें होगा 1 होगा होंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लो 9 7 7 7 8 0 0, अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 2 3 ये नहीं होंगे, तो कितना होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य अंक सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। कौन सा रूल नंबर हो गया? ये थर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। 5 देखो, ऑल जीरोस टू, जो हमारा 4 है, सॉरी 5 नहीं 4, all zeros to the right of decimal point and to the left of non-zero digit are non-significant. कहने का मतलब ये है कि कोई पॉइंट के बाद आने वाली जीरोस और उससे पहले अगर जीरोस हैं और यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वांटिटी दी है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछे आपसे तो इसमें 1 है। कितने हैं? 1 है, क्योंकि ऑल नॉन जीरो, चाहे डेसिमल के राइट साइड हो लेफ्ट साइड जीरो हो, लेफ्ट साइड में जीरो होना चाहिए और राइट साइड में जीरो होना चाहिए, और एक जो अपना
से और बोलूं मैं 0.000789, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3। कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 3। ठीक है, हिंदी में बात करें तो सीधे बोल सकते हो कि दशमलव के दाईं तथा बाईं ओर अगर 0 है तो वह सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। वंस अगेन रिपीट, all zeros to the right of the decimal point and to the right of non-zero digit are significant figure। उनको क्या बोला जाता है? significant figure बोला जाता है। कैसे? देखो 0.0578 और उसके बाद 0 रहता है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, लेकिन ये जो 0 होगा मतलब शून्य अंक के दाईं ओर किसी दशमलव राशि में, इसमें दशमलव लगा हो, शून्य अंकों के दाईं ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो सार्थक अंक होते हैं कितने होंगे? 4 से। जैसे मैं बोलूं 0.007000, तो यहाँ पर देखो ये तो होंगे नहीं, ये होंगे 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे? 4 से। ठीक है, और एग्जांपल देख लो 78920। अब यहाँ पर देखो सारे 1 2 3 4 5, तो कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कर ले प्रैक्टिस, मजा आएगा। सब साथ दोगे, बहुत मजा आएगा। अगर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर तो और भी हमें काफी इंजॉयमेंट मिलने वाला है। अब देखो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊंगा, पूछूंगा आपसे, आपको अपने चैट बॉक्स में फटाफट बताना है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 3 4 5 में लिखना है। आप लिखोगे, मजा आएगा। फिर मैं हर तरह के आंसर्स यहाँ पे आपको हर तरह क्वेश्चन करा दूंगा, तो वहां से आपको फिर सारे जो सिग्निफिकेंट जो मतलब सार्थक अंक निकालना आपको आ जाएगा। पहला लिख रहा हूं मैं 2 5 6 7 8 9। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। सभी सार्थक अंक है क्या? मतलब सभी सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 5 6 7 8 9। बोलो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो मेरा सही आंसर है 6 सिग्निफिकेंट। अब जिसने 6 लिखा है उसका आंसर सही है। ठीक है भाई, दूसरे एग्जांपल देख लो 2.0567। बोलो कितने डिजिट है? जल्दी फटाफट बताइएगा। 2.0567 3 है क्या? देखो फटाफट, मेरे हिसाब से होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एकदम राइट आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं 0.0057525। बोलो फटाफट कितने होंगे? 4 होंगे। रूल लग रहा है इसमें 1 2 3 4, तो कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन 78.0005। बोलो भाई कितने सिग्निफिकेंट होंगे? चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट देखो आंसर। 1 2 3 4 5 6 कितने भाई? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। मजा आ रहा है ना? फिर देखो क्वेश्चन करते रहेंगे सर, कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे। हर तरह के क्वेश्चन लेता हूं मैं। बोलो कितने होंगे? रूल देखो, वहां के एग्जांपल देखो और फिर बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। 1 2 3 4 5 6 से क्या नहीं, यहाँ पे शून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। इसका मतलब कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं 9003200। बोलो भाई 1 2 3 4 5 कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और देख लेते हैं 920.0001। बोलो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। कभी इसको आप 5 पढ़ लो, ध्यान रखना भाई, इसको 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कोई भी 90000000001। बोलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने होंगे? 10 सिग्निफिकेंट
एक साथ होगा, कितना होगा 8 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो है कि अगर पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगाए फिर ये 0 0, इसके कुछ बुक में 1 दे रखा है, कुछ में 1 2 3 4 5 6 भी दे रखा है, लेकिन हमने रूल नहीं पढ़ा ऐसा, इसलिए हम इसको इस तरीके से मान के अब इसका आंसर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गए 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और लास्ट हमारा 10 है, इसका निकालते हैं 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सभी का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सबके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, आपको और समझ आएगा। मेरी कोशिश है कि आपको सही तरीके से फिजिक्स की जो सही नॉलेज है आप तक पहुंचे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, आपका प्रयास सिर्फ ये है कि अपना खूबसूरत सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। जब भी आप अपनी क्लास पूरा कर देते हो तो अगर जैसा भी आपको फीडबैक लगे वो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू एंड